आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आगे आज बात करते हैं। अध्याय 5 का अगला टॉपिक है जनसंख्या और विकास। क्या है? जनसंख्या और विकास। समझते हैं ये जनसंख्या और विकास क्या है। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है ना। तो जनसंख्या देखिए, लोगों की संख्या, मानव की संख्या, लोगों की आबादी, ये जनसंख्या। जन माने लोग, संख्या माने वो जन माने लोग, और संख्या माने उन लोगों की टोटल संख्या कितनी है। तो ये है जनसंख्या, यानी लोगों की संख्या, लोग कितने हैं। ठीक है। और उसका विकास है ना, उसका विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है। जनसंख्या और विकास के बारे में। जन माने लोग, और संख्या आप तो जानते ही हैं, माने जनसंख्या यानी जनता की संख्या कितना है, आम लोगों की संख्या कितना है, यानी इंसानों की संख्या कितना है, और उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं कैसे विकास का ये दौर चला हुआ है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं क्या है। ठीक है। तो देखिए, विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है, इसके बारे में जानते। क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि है? किसी देश का आर्थिक विकास वहां के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं, यह कैसे पता करें? इन बातों पर आपने अर्थशास्त्र के पहले पाठ में पढ़ा होगा, बट आप अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। वहां पे सिर्फ किसी एक भाग को लेकर के नहीं, आल उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक है ना, रहन सहन, खान पान, पूरे टोटल आल रूप से जब उसकी विकास होगा, तभी वो विकास की श्रेणी में आएगा, सतत रूप से विकास होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम किस तरह के मानवीय जीवन को हम किस तरह मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं। इन सवालों के जवाब खोजने में दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है, और वो पहला है मिस्टर अमर्त्य सेन, बहुत महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, बे ऑफ बंगाल साइड के हैं। उसके बाद महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी। ठीक है। ये दोनों विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए देखते हैं, वे हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। ठीक है। भारत के कौन है? अमर्त्य सेन, हमारा इस भारत भूमि के बेटा अमर्त्य सेन, और पाकिस्तानी बेटा महबूब उल हक। ठीक है। ये दोनों ने मिलकर अर्थशास्त्र के बारे में अपना बहुत विस्तृत योगदान दिया है ना। इन दोनों ने, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में, है ना। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के लिए कुछ सुझाव रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। आप पढ़ेंगे 1920 में ये स्थापित किया गया था, यूनाइटेड संघ, है ना। उसके बाद हक और सेन ने, यानी महबूब उल हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं। देखो कितना बात अच्छा कहे हैं कि क्या देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वो जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें।
हक के अनुसार है कि विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है। केवल आय वृद्धि मात्र नहीं, मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग। क्या वो मानव विकास यानी मानव अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। जो महिलाओं को जो भेदभाव किया जाता है इसको बेकायदे दूर किया जाए और उन लोग को भी इस अर्थव्यवस्था के इस धारा में जोड़ा जाए ताकि वो भी काम करें और बराबर कंधे से कंधे मिला करके चलें। ये उसमें इन्होंने बात किया है ना। इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदंड तय किए। कुछ मूलभूत मापदंड तय किए। पहला मापदंड, ध्यान रखना, पहला मापदंड था क्या, हम अलग कलर में इसको करते हैं हाईलाइट, है ना। पहला मापदंड था स्वास्थ्य से संबंधित है ना। पहला क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, इसे जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहता है। बिल्कुल सच बात है। स्वस्थ रहेगा, है ना, उसके शरीर कमजोर नहीं होंगे, और जब कमजोर नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लंबे समय तक वो जिंदा भी रहेगा, है ना। कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होने के बाद बहुत जल्द ही कोई रोग अगर पकड़ लिया तो वो उस रोग के चपेट में आकर के और मर जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाते हैं उनके, है ना। दूसरा मापदंड है शिक्षा। दूसरा मापदंड क्या है, शिक्षा अर्थात एजुकेशन। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारे हैं, पाठशाला में गुजारे हैं अर्थात स्कूल में गुजारे हैं, और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तीसरा मापदंड है आर्थिक विकास। तीसरा मापदंड क्या है, आर्थिक विकास, ठीक है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का थोड़ा सा ही ऐसा क्या हो गया है इस पर, अच्छा, इस पक्ष का आकलन किया जाता है। इस पक्ष का आकलन किया जाता है। तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है ना। तीनों को, किसको किसको, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास, ठीक है। इसका अनुसरण भारत का स्थान विश्व में 130वां है। सोचिए, आर्थिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले होने के बावजूद भी भारत का पूरे संसार में 130वां नंबर पर है, जो कि अगर ये पहला नंबर पे होता तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास में संपन्न होता, है ना। और उसे 609 अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अंक 944 नॉर्वे को मिले हैं, जो मानव विकास में अग्रणी है। नॉर्वे, कौन, नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो, जिसकी राजधानी क्या है, ओस्लो। भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है, यानी भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है। कहा जा रहा है कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म हमारा जैसे मान लीजिए 0 ईयर, मतलब हम एकदम बिल्कुल शून्य से जब जन्म लेते हैं तब से लेकर के 68 वर्ष तक की हमारी
टोटल आयु होती है ना। जबकि नॉर्वे में यह 81.6 वर्ष है। सोचिए, हमसे सीधे कितने वर्ष वो लोग ज़्यादा जी रहे हैं। कहा जाए तो 13-14 वर्ष हम लोगों से ज़्यादा। सोचिए 13-14 वर्ष कितना ज़्यादा होता है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है। 5.4 यानी 5 से 6 वर्ष स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि नॉर्वे के औसतन वयस्क व्यक्ति 12.5 वर्ष यानी 6, इसको कह दिया जाए 13 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय अगर हम बात करें तो 5,497 अमेरिकी डॉलर है। जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय का बात करें तो 64,992 अमेरिकी डॉलर है। इतना ज्यादा है, सोचो, है ना। जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार है, ठीक है। मानव विकास डेवलपमेंट का ये रिपोर्ट आपका जो है 2015 का है। अब सोच सकते हैं कि भारत का जो है आय सिर्फ 5,497 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, और जबकि नॉर्वे का बात करें तो 64,000, सोचो 64,992 अमेरिकी डॉलर है। इतनी ज़्यादा है। अब सोचिए कि भारत का 13 गुना से भी ज़्यादा, क्या स्थिति होगा वहाँ। वैसे किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे साक्षरता दर, शिक्षा दर का साक्षरता दर, कुपोषित बच्चों, है ना, व वयस्कों की दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि। इनके बारे में आप इस पुस्तक के अन्य अध्याय में पढ़ेंगे, ये अलग बात है, ठीक है। आगे देखते हैं जनसंख्या एवं गरीबी। जनसंख्या यानी जनता की संख्या कितनी है और उसमें कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं। अर्थात हमको तो बात करना है सिर्फ गरीबी पर, अमीरी अभी नहीं, हमें गरीब पर। लेकिन हम अमीर और गरीब का बात इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये आर्थिक रूप से होते हैं ना। अब जब आर्थिक रूप से अमीर गरीब होते हैं, यानी गरीबी कहा जाए, तो जब तक हम अमीरी को नहीं समझेंगे तब तक हम गरीबी को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? अब आप हाँ या ना कहें, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चलता रहा है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है। संसाधन और उत्पादन सीमित है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, गुणात्मक स्थिति में बढ़ रही है, लेकिन संसाधन और उत्पादन सीमित है। हमारा पृथ्वी, अगर भारत की बात करें तो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, भूमि का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उससे तो बढ़ नहीं रहा है। हमारा संसाधन बिल्कुल सीमित है, वो एडजेक्ट उतने का उतने है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो 2001 में बात देखिए 102 करोड़ थे, लेकिन 2011 की जनगणना 10 साल के बाद बढ़ करके 121 करोड़ से भी ऊपर हो गए हैं, है ना। जनसंख्या आज की बात करें तो 135 करोड़ के आसपास हो गया है, लेकिन हमारा भूमि यानी भूमि संसाधन उतने का उतने है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा संसाधन और उत्पादन भी सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा। ये बात सच है। जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हो तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है, ये मामला जटिल है। तो जटिल है तो कैसे जटिल है, आइए जानते हैं। पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, वे तकनीक पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर था जो सीमित थे। लेकिन जब खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के
नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। अतः तकनीकी बदलाव के कारण ये ऐसा संभव हो पाया जो लोग उत्पादन में क्या किया से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वास्थ्य और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है और वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों अर्थात ऑफिसों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब देख लीजिए कि ये साइबेरिया अर्थात रूस का जो भाग है, वो रूस वाला बेल्ट में जनसंख्या इतना कम है कि सरकार वहां पे चिंतित हो चुका है कि भाई वहां पे जनसंख्या स्थिर हो और उसे तीव्र गति से बढ़ाया जाए, बट वहां पे ऐसा है नहीं। लेकिन यहाँ अगली बात हम लोग समझते हैं, क्या बात है। देखिए, तीसरा बात यह है कि गरीबी संसाधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके सामने वितरण के कारण होती है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते हैं तो न कोई गरीब होगा और न कोई अमीर होगा। जितने भी संसाधन है वो संसाधन अगर सभी लोगों को समान रूप से अगर मिले तो न कोई गरीब और न कोई अमीर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इसके पास भूमि 5 हेक्टेयर है। कितने हेक्टेयर? 5 हेक्टेयर। इसके पास 2 हेक्टेयर है, इसके पास 1 हेक्टेयर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन व्यक्ति अमीर होगा और कौन व्यक्ति गरीब होगा, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि अमीर के बारे में आप तुरंत बता देंगे, नहीं ए नामक व्यक्ति जो है उसके पास ज़्यादा जमीन है तो वो व्यक्ति अमीर होगा ये संपत्ति के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है वो कौन होगा? सी नामक व्यक्ति गरीब होगा। मध्यम वर्ग का किसान कौन होगा? जो बी होगा। तो ये 3 स्तर आपको दिख गए, है ना। तो चलिए आगे हम और बात करते हैं। ये स्थिति होता है ना। तो चलिए आगे बात कर दिया जाए। कम आबादी होते हुए भी, कम आबादी मतलब कम जनसंख्या होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा, यानी सभी को समान भूमि का वितरण या समान संसाधन का वितरण नहीं हुआ है ना। और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीबी यानी गरीब आबादी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ गरीब नहीं है, गरीब तो वहाँ भी हैं। आइए हम कुछ आंकड़ा देखते हैं। ये आरेख है, ये है स्तंभालेख प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग, है ना, किलो खनिज तेल में। देखते हैं कहाँ कहाँ का व्यक्ति सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग एक एक करके ध्यान से इसे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ऊर्जा उपयोग के बारे में, अर्थात कौन लोग कितना एनर्जी का उपभोग कर रहा है। अब देखिए यहाँ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश 205 किलो है ना ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, यानी प्रति व्यक्ति 205 किलोग्राम है ना खनिज तेल यानी ऊर्जा के रूप में उपयोग कर रहा है, एनर्जी। ठीक है, अगला है आपका पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इससे दोगुना कर रहा है 482। उसके बाद इंडिया, इंडिया कितना कर रहा है? 614। इंडिया 614 कर पा रहा है। भारत, ध्यान रखना है भारत कितना कर रहा है ना। नाइजीरिया,
नाइजीरिया देश है आपको अफ्रीका का जो 721 कर रहा है। और उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश है, ठीक है। इंडोनेशिया आप विश्व तृतीय प्रदेश में देखिए इंडोनेशिया है, ठीक है। थाईलैंड वगैरह ये सब, सिंगापुर वगैरह इंडोनेशिया द्वीप समूह में है, ठीक है। तो 857 कर रहा है। लेकिन वहीं ब्राजील का बात करिए, दक्षिण अमेरिका में, ये 1371 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो है ऊर्जा का उपयोग करते हैं। चाइना में 2029 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इटली में 2775, यूके अर्थात इंग्लैंड या ब्रिटेन कहें 2997, इसको 3000 कहो साफ साफ। जापान 3610 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जर्मनी 3810, यानी 11 समझिए उसको, 11 समझना नहीं, 11 है ही है। और फ्रांस देख लीजिए 3868 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन यहीं पे अब आप देखिए यूएसए और रसिया ने रूस देखिए 5113 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। और अगर यूएसए का बात करें तो 7032 किलोग्राम ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूएसए, सबसे कम बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर हमारा जो है यानी कमी में, यानी सबसे कम में बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, ये सब हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूएसए है ना, ध्यान रखिएगा। ये प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग इस तरह से हो रहा है आपका पूरे संसार में, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं इसमें और क्या बातें हैं। थोड़ा सा इसको और ये इतना बड़ा सा कर लूँ, ये है ना। अब देखिए क्या है, अगर हम विश्व स्तर पर, अगर हम कहाँ विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश 205 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, वहीं भारत 614 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग कर पा रहा है। लेकिन वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का बात देखिए 7032 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग कर पा रहा है। आप देख लीजिए कितना जो है फर्क है, 614 और 7032, आप देख लीजिए कितना फर्क है। 200 और 7000 में कितना फर्क है, आप यहाँ देखिए। इस तरह से ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये गरीबी तो रहेगा ही। उपयोग तालिका से इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। यदि हम भारत की पूरी आबादी जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं, इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है। अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है। अमेरिका की आबादी यानी अमेरिका की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की मात्र 1/4 है। कहा जाए 1/4 का मतलब आप समझिए, 1/4 मतलब मैं कहूँ कि भारत का आबादी अगर 100 है तो 1/4 यानी 4 दूना 8 और अब 2 बच गया और 0, 4 पचे 20, अर्थात मात्र 25% जनसंख्या, भारत का 25% जनसंख्या सिर्फ अमेरिका में है। सोचिए जनसंख्या कितना कम है वहां पे, है ना। तो आगे देखते हैं, 1/4 है, ये आप समझ गए बात को, है ना। फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। सोचो भारत से 3 गुना अधिक,
3 गुना अधिक, यानी कहने का मतलब अगर भारत 33% कर रहा है तो 99% कर रहा है। यह अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। शहर के लोग, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और सुदूर अंचलों, जनजातीय दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं, यह गणना करना बहुत कठिन है। यहाँ भी भारत में भी 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर और गरीब। आप जानते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो ऊर्जा का खपत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर हम यह मान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त है? शायद नहीं। गांधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है। आप अध्याय 2 में पढ़े होंगे कि धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, मगर किसी के लालच के लिए नहीं है। अगर जो व्यक्ति लालच करता है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस तर्क के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूर हैं। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यह देखा गया है कि विकसित देशों में जहां लोगों की शिक्षा और कार्य कुशलता अधिक है और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कारगर है, वहां बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। उन देशों में प्रायः यह देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार भी हैं। लेकिन भारतीय मूल में देख लो ना, यहाँ पे सिर्फ पुरुष प्रधान देश है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम और पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा होता है। उनके महिलाओं के निर्णय का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया जाता है, जो कि दोनों का इसमें समान अधिकार बनता है, दोनों का निर्णय समान रूप से हो, ठीक है। इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, अतः वे 2 से अधिक बच्चे को पैदा करते हैं। अर्थात अंधविश्वास में है कि भाई यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा अगर पर्याप्त नहीं है तो उनको ये रहता है कि बच्चे 1 पैदा करेंगे या 2, तो कौन जानता है कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, डेथ हो जाएगा या क्या होगा। और इसी शंका के वजह से वो लोग 1-2 के जगह पर 4-5 बच्चे जो है उत्पन्न कर जाते हैं, ताकि कोई तो बचेगा। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है, तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हों तो घर का अधिक आमदनी होगा। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि उपयुक्त मायनों में विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम होती है। विकसित देशों में यानी विकासशील देशों की अपेक्षा कम होती है। भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? कम है। इसका अर्थ यह है कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुंचते हैं, संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होती है।
गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी और आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचारों को व्यवहार में लागू करना होगा। काहिरा एक देश है और उस देश में सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन में कहा ही गया है कि देखिए, विकसित देश और विकासशील देश में अंतर यह है कि विकसित देशों में जनसंख्या अर्थात आबादी कम है और विकासशील देशों में आबादी अधिक है। इसका कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था। तो ये कैसे कारण है? देखिए, लोग शिक्षित नहीं है और स्वास्थ्य की सुविधा पर्याप्त नहीं है तो वो लोग इस शंका में बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं कि बच्चे बचेंगे या नहीं, उनका डेथ हो जाएगा। इस वजह से वो एक के जगह 4 बच्चे पैदा करते हैं और उनका ये भी भावना होता है कि नहीं, बच्चे ज़्यादा होंगे, हमारा आमदनी कमाई ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अभ्यास प्रश्न आ गया। अभ्यास प्रश्न में पहला है, जनगणना नहीं होने पर क्या होगा? जनगणना नहीं होने पर साक्षरता में वृद्धि नहीं होगी, रोजगार के साधन कम हो जाएंगे, कृषि नहीं होगी, लोगों के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 है, ये 40 दिया हुआ है। इसका आशय है कि लिंगानुपात कम है, लिंगानुपात अधिक है, लिंगानुपात संतुलित है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लिंगानुपात कम है। जब लिंगानुपात 1000 अनुपात 1000 होगा तो लिंगानुपात संतुलित होगा। कब होगा? 1000:1000। ठीक है, ऐसा। अब लिंगानुपात अगर अधिक तब होगा जब 1000 से ज़्यादा होगा, जैसे केरल का लिंगानुपात अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से होना जरूरी है लिंगानुपात समानता के लिए। अभी लिंगानुपात कम है भारत में। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग है, सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति। क्रियाशील वर्ग बताइए कौन है? मैं 1 सेकंड देता हूं आपको, बोलिए फटाक से। अच्छा, युवा। हाँ चलो ठीक है, युवा। उसके बाद आइए अगला, साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए, साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, ना तो अच्छा ना तो बुरा, कभी अच्छा तो कभी बुरा। अब बताइए, 1 सेकंड आपको आंसर बताने के लिए समय दिया गया है। साक्षरता दर में वृद्धि होना किस देश के लिए है? किसी देश के लिए क्या होगा? अच्छा या बुरा? अच्छा अच्छा, चलो गुड। उसके बाद अगला है, एक भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी संसाधनों का उपभोग करता है कितना गुना? है बराबर, कम, 2 गुना, 3 गुना। यहाँ 300 गुना नहीं, 3 गुना। ठीक है, कितना करता है? 3 गुना। ये इसे 2 जीरो को आप काट लेना, ऐसे 3 गुना, 3 गुना करता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि एक भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी संसाधनों का उपभोग करता है ना, 3 गुना। कितना करता है? 3 गुना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, किसको किसको आपको बहुत एकदम फोकस करने हैं। जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त करते हैं? पहला, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? दूसरा, और किसी देश में लिंगानुपात कम होने का क्या कारण है? ये वार्षिक परीक्षा के लिए 3 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। उसके बाद ये 5वां, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, इसके क्या कारण हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 6वां क्वेश्चन भी, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कारण जो है व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, हाँ ये इसमें क्वेश्चन मिलता है कौन कौन सा? एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, ये देखिए होगा, जनसंख्या और गरीबी से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है, जनसंख्या और विकास से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ये हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। ठीक है,
और तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त करते हैं। ठीक है, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त करते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप में से सेंड करेंगे। ये आपको जो है बहुत कम लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं, क्या ये फालतू समझ रहे हैं? तो ये क्लास फिर दोबारा होने वाला नहीं है, ये कान खोल के सुन लीजिए। ये 1 से लेके 5वां अध्याय तक कंप्लीट हो गया, आप समझ लीजिए। दोबारा स्कूल अगर खुलेगा तो भी ये चैप्टर पढ़ाए नहीं जाएंगे, ये ध्यान से सुन लीजिए, आगे वाला चैप्टर ही पढ़ाए जाएंगे। ये आपका काम है, सारा का सारा वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है, आप इसे देखें, पढ़ें, समझे, है ना। बाकी हमारा काम था, मैंने ऐसा कर दिया, और बाकी आपके काम है, ये ध्यान से आप